नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का बिहार दरोगा का नया सेट, उसका वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इससे पहले 3 सेट हम लोगों ने देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। तो ये विकसित किया है भारत ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। वहीं बात करें पिनाका, तो पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका भी निर्माण जो है भारत ने किया और यह पहला स्वदेशी रॉकेट है। वहीं नाग जो है, यह जो है एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। इसे हम लोग कहते हैं नाग को दागो और भूल जाओ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया। चलिए अगला प्रश्न। तर्कस चतुर्थ यानी तर्कस चौथा युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत और अमेरिका के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के बीच। और ये संपन्न हुआ चेन्नई में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु के चेन्नई में यह संपन्न हुआ। यह जो है इसका जो है छठा संस्करण था। 2023 में जो है इसका छठा संस्करण था। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश सरकार। ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश में इस योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो पहला जो निजी रॉकेट है वह विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना, इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। प्रश्न है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 80वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं विघ्नेश NR। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बने हैं। जबकि 79वें की बात करें तो 79वें बने थे कौन? तब प्रणेश एम 79वें बने थे। वहीं 78वें की बात करें तो ये कौन बने थे? तो कौस्तभ चटर्जी, ये 18वें थे। 79वें की बात करें तो ये प्रणेव एम। और 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। चलिए अगला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु चयन किया गया है कुल 25 खिलाड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने खिलाड़ी? 25 खिलाड़ी का चयन किया गया। अर्जुन पुरस्कार के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। जबकि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध अध्यात्मवाद से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यात्मवाद से है। चलिए अगला प्रश्न। इसमें जो है पद्म भूषण 2023 कुल 9 नागरिकों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्तियों को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर है। तो इसका शुभंकर है आशा एक चीता है। और ये संपन्न हुआ MP के मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। कौन रहा था? महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। इसका जो थीम था वह था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अगला प्रश्न है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी का यह पुस्तक है। हम लोग जानते हैं कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है। तो नए जो संसद भवन बन रहा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है। तो ये तैयार किया है SCP प्रोजेक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इसका निर्माण जो कर रहा है वह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और इसका डिजाइन SCP प्रोजेक्ट ने किया है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया। तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। कब? 2025 तक रखा गया है। जबकि सेवा क्षेत्र में
सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 2000 सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है टिम बर्नर्स-ली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है WWW की खोज करता है। वहीं इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को भी 2018 में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इसका निर्माण श्रीनगर में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में किया गया है। इसका निर्माण पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। प्रश्न है, जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है का संबंध है? तो जुआरी जो ब्रिज है इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह गोवा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल का संबंध कहाँ से है? तो गोवा से है। इसकी कुल लंबाई है 640 मीटर। 640 मीटर लंबा यह ब्रिज है। प्रश्न है, किस आईआईटी ने वाटसन Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आईआईटी मद्रास ने। किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है, इस पुरस्कार को शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ? तो ये किया है HAL के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका जो स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया। कब? 1940 ईस्वी में किया गया। वहीं यह जो सौदा किया गया है यह लगभग 667 करोड़ रुपए 667 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता थे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर 2022 तक किया गया। प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो कौन सा लड़ाकू विमान? तो ये सुखोई 30 और मिराज 2000, ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये 28 जनवरी मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो पुरुष एकल का ये खिताब जो है किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलेसेन ने जीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता, जो जापान की है। ये महिला का खिताब जीता। प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? यानी रनर अप कौन सी रही थी? तो रनर अप रही थी कौन सी टीम? दक्षिण अफ्रीका की टीम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो मिस अर्थ 2022 ये खिताब जीता है मिन्सू चोई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका संबंध, ये दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की? साउथ कोरिया की है। प्रश्न है, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? तो H3N2 वायरस, इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा से। आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया था? तो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से 3 फिल्मों को नामित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विटर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। प्रश्न है, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो ये इंडोनेशिया से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया से है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है यह माउंट मेरापी। वहीं इसमें जो है हाल के दिनों में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, बाब अलमंडेव जल संधि किसे जोड़ती है? तो बाब अलमंडेव यह हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हार्मुज जल संधि जो है, हार्मुज जल संधि यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीन पर्वत श्रेणी है? तो नवीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमाद्री श्रेणी जो है यह नवीन श्रेणी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि पुरानी श्रेणी की बात करें तो अरावली श्रेणी जो है यह पुरानी श्रेणी है। प्रश्न है, मोर
एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर एवं पूर्णा यह जो है ताप्ती की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोर, पूर्णा, बैतूल ये सारे ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है। यह जो है एस्सुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्सुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण कौन सा है? तो ये कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम ये सभी हो जाएगा कोर इंडस्ट्री से इनका संबंध है। वही अच्छा कोर इंडस्ट्री इसका क्या मतलब होता है? तो जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता हो वह कोर इंडस्ट्रीज कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत ये कोयला, विद्युत, कच्चा तेल, इस्पात, सीमेंट आदि आते हैं। प्रश्न है बोडो जनजाति निवास करते हैं। तो बोडो जनजाति ये निवास करते हैं गारो की पहाड़ियों पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बोडो जनजाति भारत में पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। मुख्य रूप से यह असम, मेघालय तथा मिजोरम में पाया जाता है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर और यह वराही नदी पर है। कहाँ है? वराही नदी पे कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। प्रश्न है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ? तो बैरन द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप। यह भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है और यह बंगाल की खाड़ी में है। प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो ये नहीं लगती है मणिपुर की सीमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। प्रश्न निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है तो इसमें मानवाधिकार आयोग ये तो नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्था है। लोकसभा का सचिवालय ये भी और वित्त आयोग ये भी है। तो मानवाधिकार आयोग जिसका जो है गठन किया गया था 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये कौन रखवाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो कितने दिनों के अंदर? तो 1 माह के अंदर रखना आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जाना अनिवार्य होता है। प्रश्न है राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियम करता है? तो ये भारत का संविधान नियम करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत संविधान के 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो यह जो है वर्णित है अनुच्छेद 270 में। अनुच्छेद 270 में वर्णित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो अपना जो प्रतिवेदन यह प्रस्तुत किया 1988 ईस्वी में। कब किया? 1988 ईस्वी में। जबकि गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 1983 ईस्वी 9 जून 1983 ईस्वी को। वहीं इसके जो सदस्य थे न्यायमूर्ति RS सरकारिया ये अध्यक्ष थे और V शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। चलिए अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यह कौन सी याचिका यानी कौन सा रीट
तो ये उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालयों में की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 224(1) के तहत अगर किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी कार्य के वृद्धि के कारण या उसके कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को प्रतीत होता है तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है तो इसमें पवन है, सूर्य की किरणें हैं, बायोमास भी है, तो कोयला नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है अनवीनीकरणीय स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। वहीं 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को हम लोग जानते हैं विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग इसकी जो शुरुआत है ये 2014 से किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 से किया गया है। और इसका जो प्रथम जो हुआ था, शुरुआती जो लीग हुआ था वह मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो वायुमंडल में किसकी सघनता से अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल के ताप में वृद्धि करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस यही होता है CO2। अगला प्रश्न है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कोर्ट के मैदान है, हम लोग जानते हैं जो ग्रैंड स्लैम होते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें एक क्ले कोर्ट पे होता है और दूसरा हार्ड कोर्ट पे होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? यानी शेयर बाजारों पर नियंत्रण कौन करता है? तो शेयर बाजारों पर नियंत्रण करता है सेबी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में, 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसे 1992 को प्राप्त हुआ। और सेबी का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। प्रश्न है CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो CBFC इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल फिल्म परमानेंट बोर्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इंग्लिश में कहा जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल, ये पूरा जो है पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो ये वकालत किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकास, वेनेजुएला की राजधानी कराकास ये सही है। वहीं बात करें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, ये भी सही है। और बारबाडोसा इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, ये भी सही है। गेबोन इसकी राजधानी बंजुल, ये गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गेबोन की राजधानी लिब्रेविले है, लिब्रेविले है गेबोन की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सू महोत्सव ये मनाया जाता है नागालैंड में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड में मोत्सू और हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने पूरा श्रीलंका को जीता, इंडोनेशिया पे इन्होंने हमला किया, बंगाल के पाल वंश को भी इन्होंने पराजित किया और पराजित करके गंगेकोंड चोलम की उपाधि धारण किया था। प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करा? यानी एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण
किसने कराया, तो कृष्ण प्रथम ने कराया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम ने कराया। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, 34। इनमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध तथा 13 से लेकर 29 तक हिंदू तथा 30 से लेकर 34 तक जैन की गुफाएं हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। तो वैदिक साहित्य नहीं है तो वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेद यानी संहिता, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद सभी वैदिक साहित्य है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था। तो महाविभास सूत्र, इसकी रचना किसने किया, तो इसकी रचना किया किसने, तो ये किया है वसुमित्र ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र ने इसकी रचना किया। बौद्ध धर्म के चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इसी ने किया था, वसुमित्र ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो वह था कर्ण द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण द्वितीय था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया था। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था, तो दीवान इस्तिकहाक कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान इस्तिकहाक। यह पेंशन विभाग था, वही दीवान मुस्त खराज या वित्त विभाग था, दीवान बंदगान यह दास विभाग था, और दीवान अर्ज यह सैन्य विभाग था। चलिए अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो अलाउद्दीन हसन शाह, अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी साम्राज्य का जो है संस्थापक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने इसकी स्थापना किया था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा, गुलबर्गा। और इसकी भाषा जो थी, राजभाषा, वह मराठी था। बहमनी साम्राज्य का जो राजभाषा था वह मराठी था। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है। तो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद, उसके शिष्य गुरु नानक और चैतन्य स्वामी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। तो ये बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, तो ये भी सही है। आंसर हो जाए 1, 2 और 3, ये सारे सही है। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हार्डिंग के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेज जो है विजय हुआ था। वहीं विलियम बेंटिंक, हम लोग जानते हैं, इन्होंने विलियम बेंटिंक सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं मुस्लिम लीग, इसका गठन कब किया गया, तो 1906 ईस्वी में इसका गठन ढाका में किया गया। कहाँ किया गया, ढाका में किया गया। वहीं यह जो पहला अधिवेशन हुआ था यह हुआ कहाँ था, तो यह हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था, 1907 का अधिवेशन कराची में। वहीं 1908 का जो अधिवेशन हुआ था वह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा यह हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जबकि भगत सिंह तथा उसके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में जो बम फेंका था वह कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था, और उस वक्त यह नारे लगाए थे। प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। कहाँ किया गया था, लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव थे
NG रंगा। NG रंगा इसके महासचिव थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता किया था NG रंगा ने। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का भी जोरदार विरोध किया था। सितंबर 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, यानी खिलाफत आंदोलन इसकी शुरुआत कब किया गया? 1919 ईस्वी में। प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये किसकी एसआई यूनिट है? तो ये यूनिट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 10⁻⁻11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसकी किसकी दिशा एक समान होती है? बल और त्वरण का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिणाम एवं दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशियां कहा जाता है, और जिसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होता वह अदिश राशियां होती हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो ये द्रव्यमान के कारण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे गिराते या छोड़ते हैं तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो ये किसमें? तो जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब जो है नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह होता है जब वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला जो समीकरण है वह वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। v = u+at। वही दूसरा जो समीकरण होता है वह होता है v² = u² + 2as। वही तीसरा जो समीकरण होता है वह होता है s = ut + ½ at²। तो पहला समीकरण दर्शाता है वेग और समय के बीच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो सीसा और पारा, ये दोनों जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये गलत है, क्योंकि हवा में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी इसका जो मिश्रण है वह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु या परमाणु होते हैं? तो 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है कितना? तो अणुओं की संख्या हो जाती है 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विलय और विलाय के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलय और विलाय के समांग मिश्रण यह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो विलयन कहते हैं। विलयन में दो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। प्रश्न है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है 2n²। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोर-बरी थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n जो है क्या होता है? कक्षा की संख्या को दर्शाता है। प्रश्न है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोटियम यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। मूल हाइड्रोजन के परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रचालित एकल प्रोटॉन को प्रोटियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये किस नियम के अनुसार होता है? तो ये बॉयल्स के नियम के अनुसार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अनुसार बॉयल्स का नियम था, स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P इज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, तो देख लेते हैं। ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्यों लाल करता है? क्योंकि जल अपघटन हो जाता है, जिसके स्वरूप नीले लिटमस लाल हो जाता है। प्रश्न है, रसायन वैज्ञानिक जॉन डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया, यानी किस तत्व का अवलोकन किया? तो इन्होंने किसका किया था? तो इन्होंने अवलोकन किया था प्लेटिनम का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो वैज्ञानिक थे डाइबेराइनर, इन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम के उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था, तथा समांतरिक की खोज किया, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी यानी ब्रेड के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कवक किया था? ये किया था सेक्रोमाइसेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ये रोसेला से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कवक में जो भोजन संचित होता है वह किसके रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो किसका अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये बड़ा होता है किसका? तो ये बड़ा होता है पेरेनकाइमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेरेनकाइमा का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है? तो ये कंगारू देते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंगारू जो है अल्पत विकसित बच्चे को जन्म देता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यहाँ का यह जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो छोटी आंत सबसे छोटी होती है शेर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत जो होती है वह छोटी होती है। शाकाहारियों में सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, यानी रक्षा से? तो हम लोग जानते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसे जो है सैनिक भी कहा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है, रोगों से बचाती है। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। तो यूकेलिप्टस तो ये हो जाएगा आवृत बीजी, वहीं साइकस तो ये अनावृत बीजी, वहीं फर्न तो ये हो जाएगा टेरिफाइड, और वहीं हो जाएगा क्लेमिडोमोनास ये शैवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन वृषण से होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन जो है कहाँ से होता है? इसी वृषण से होता है। शुक्राणु का कार्य है निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका का निषेचित करना। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये पेचिस नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेचिस नहीं होता है। कवक के द्वारा दांत खाज ये होता है, यानी एथलीट फूड, दांत दमा, गंजापन ये सारे कवक के द्वारा होते हैं, जबकि पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग ये प्रोटोजोआ से होते हैं। अगला प्रश्न है आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में होते हैं? तो ये फूलों में होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों में होते हैं। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ये शाक यानी हर्ब, झाड़ियों यानी सर्व तथा वृक्ष ट्रीज 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो ये 6 मानक के आधार पर इसका जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह 6 कौन कौन है? प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रयासता, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध, ये 6 मानकों पर। अगला प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो इसका संबंध है 5वीं पंचवर्षीय योजना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी योजना के तहत 1975 ईस्वी हम लोग जानते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र क्या कहलाते हैं? तो आज ही हम लोगों ने देखा है ये लॉरेंज वक्र कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना से संबंधित, वहीं सरकरिया समिति यानी सरकरिया आयोग तो यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। प्रश्न है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। प्रश्न है सीरीज का प्रश्न है श्रेणी 5, 20, 80, 51, 20 में कितने पद हैं? तो ये सीरीज का प्रश्न है, तो इसमें पहला पद a बराबर कितना है 5, और उसके बाद सर्वानुपात पद तो 20/5 यानी सेकेंड को 20/5 यानी r कितना होगा हमारा 4, और tn बराबर tn यानी अंतिम पद तो tn दिया हुआ 51, 20, तो इसका फॉर्मूला होता है tn बराबर ARN-1। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, n का मान यहाँ से आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, बिना रुके, और रुक कर उसकी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, ज्ञात करो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। तो इस तरह का सवाल पहले भी बनाया था। तो रुकने का जो समय होगा वह तेज गति और धीमी गति का अंतर जो होगा उसको निकाल के और उससे तेज गति से डिवाइड कर देंगे, और उसका जो है टाइम से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जो है तेज गति से 42 किलोमीटर प्रति घंटा, धीमी गति से 28 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेंगे, और तेज गति से 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जो अंतर होगा वह कितना, तो 60 मिनट प्रति घंटा। तो इसे हम लोग घटाएंगे तो 42 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14/42। इसे काट देंगे 14 42, 3 बार में कट जाएगा, इसे काट देंगे 20, आंसर हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा, यानी हर घंटा वह 20 मिनट रुकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 1 परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। 35% छात्र जो है गणित में फेल हुए। और वहीं कह रहा है कि 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। कह रहा है 35 जो है ये किस में हुए, तो गणित में फेल हुए। और वहीं 10 और उसके बाद 25 जो है वह किस में फेल हुआ, तो 25 हुआ अंग्रेजी में। ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, और 10 कह रहा है दोनों में, तो 10 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। ये 25 ये 15 और ये 10 हो जाएगा। कह रहा है कि पास कितना हुआ, तो पास निकालने के लिए फेल छात्रों की संख्या निकालना होगा। तो फेल छात्रों तो टोटल ऐड कर लीजिए इसको, 25 और 10, 35 और 15 कितना हो जाएगा 50। तो 50 छात्र जो है क्या हुआ, फेल हुआ। तो पास कितना होगा 50 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच देंगे, परंतु वह आदमी इसमें पानी मिलाता है, 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, तो उसको लाभ वह कितना कमा रहा है, तो कह रहा है कि 25% लाभ कमाता है। यानी 25% का मान अगर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। यानी दूध 4 था तो उसमें पानी कितना मिलाया, 1 मिलाया। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा, तो पानी का प्रतिशत 1 और कुल कितना हो रहा है 5 × 100। इसे काट लीजिए तो 20 बार में आंसर हो जाएगा 20% वह जो है पानी मिलाता है। अगला प्रश्न है ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर लेता है। याद कीजिए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो प्रश्न के अनुसार ए जो है 3/4 जो काम है वह बी का आधा काम करता है। तो ए और बी का रेशियो इससे निकलेगा कितना, तो 2:3। तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 5 × 18, तो 18 25 90। कुल काम कितना हो जाएगा 90 जो है कुल काम हो जाएगा। तो बी अकेला उस जो है कितना में करेगा, तो 3 से भागा दे देंगे। तो 3 से भागा दे दिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 दिन में। बी अकेला जो है उसे 30 दिन में करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये था एडिटोरिया की तरफ से बेहतरीन सेट दरोगा के लिए। तो इसका जीके जीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।